नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आर के वर्मा। हम लोग आज जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है संप्रेषण, आज हम लोग चर्चा करेंगे संप्रेषण की। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, संप्रेषण के कितने घटक होते हैं, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। यूपी टेट वगैरह में एक कोई प्रश्न यहाँ से निश्चित बनता है और जो है मैं जिस हिसाब से आपको बताता हूँ आप उस हिसाब से देखिएगा तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न जो है बिल्कुल गलत नहीं होगा। संप्रेषण, ये संप्रेषण जो लिखा है ये अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है। संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनि शब्द से हुई है। कम्युनि शब्द से हुई है। और यह किस भाषा का शब्द है? तो ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। पूछा जाता है संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कम्युनि शब्द से हुई है। कम्युनि शब्द से हुई है। और इसकी ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, इस कम्युनिकेशन का अर्थ है सामान्य विचारों का या सूचनाओं का, सामान्य विचारों का या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। समझ गए प्यारे बच्चों? संप्रेषण का मतलब होता है सामान्य विचारों का आदान प्रदान करना या करने की प्रक्रिया। संप्रेषण में पूछा जाता है कि कितने घटक होते हैं, कितने चरण होते हैं। तो हम बता रहे हैं संप्रेषण में मुख्यतः 5 घटक होते हैं। संप्रेषण में कितने घटक होते हैं? तो 5 घटक होते हैं। लेकिन वो घटक पढ़ने से पहले एक परिभाषा भी जो है उसको हम समझते हैं। जॉन ड्यूबी की परिभाषा है। जॉन ड्यूबी मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूबी की परिभाषा है। जॉन ड्यूबी ने कहा कि संप्रेषण अनुभव को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं को ग्रहण करता है। समझ गए? संप्रेषण अनुभव को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करता है या सूचनाओं को ग्रहण करता है और इसी के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। अब हम प्यारे बच्चों आपको संप्रेषण के घटक बताते हैं कि संप्रेषण के कौन कौन से घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया
कि संप्रेषण के मुख्यतः 5 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। घटक कितने होते हैं? 5 घटक होते हैं। पहला होता है प्रेषण। प्रेषण एक घटक हो गया आपका प्रेषण। दूसरा घटक होता है संदेश। तीसरा घटक होता है माध्यम। माध्यम और चौथा घटक होता है प्राप्तकर्ता या ग्राही। प्राप्तकर्ता या ग्राही। और पांचवा घटक होता है प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। ये संप्रेषण के 5 घटक होते हैं। देखो कैसे इसके घटक चलता है। पहला प्रेषण, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्राप्तग्राही, फिर प्रतिपुष्टि और फिर संप्रेषण। इस प्रकार से इसका चक्र चलता है। तो कितने घटक हुए? 1 2 3 4 5। पूछा जाए कि संप्रेषण में कौन कौन से घटक होते हैं, तो प्रेषण, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता या प्राप्तग्राही और प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। अब आपको समझाते हैं कि कैसे संप्रेषण एक दूसरे के द्वारा किया जाता है। जैसे एक शिक्षक ने अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, छात्र को एक मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट को शिक्षक ने एक मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। अब मैसेज टाइप किया तो उसको भेजने का कोई न कोई माध्यम हो, यानी मोबाइल हो। गुड मॉर्निंग टाइप किया, वो क्या हुआ? संदेश हुआ। किसने मैसेज टाइप किया? शिक्षक ने। उसने मैसेज टाइप किया, संदेश। फिर माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई माध्यम, चाहे पत्र के द्वारा हो, चाहे मोबाइल के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से उसने मैसेज को भेजा। उस मैसेज को छात्र ने पढ़ा, प्राप्तकर्ता या प्राप्तग्राही उसने पढ़ा। फिर जो है उसने उसको पढ़ने के बाद इसकी प्रतिपुष्टि कर दी, प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया दी, सर गुड मॉर्निंग। उसने प्रतिपुष्टि रिप्लाई कर दिया, तब जो है संप्रेषण पूरा हुआ। जब तक वो रिप्लाई नहीं करता है तब तक संप्रेषण पूरा नहीं होता है। इस प्रकार से संप्रेषण के कितने घटक हैं? तो 5 घटक हुए। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। एक तो संप्रेषण होता है लिखित और दूसरा संप्रेषण मौखिक। यानी एक लिखित संप्रेषण और दूसरा मौखिक संप्रेषण, ये 2 प्रकार के होते हैं। लिखित जैसे कोई संदेश है, किताब है, ये कैसा हमारा संप्रेषण है? ये लिखित है। मौखिक जैसे हम दोनों लोग या शिक्षक और छात्र क्लास में आमने सामने वार्ता करते हैं, शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं, ये कैसा वार्तालाप संप्रेषण हुआ? मौखिक हुआ। ये लिखित संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है। लिखित संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक। एक शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण, ये 2 प्रकार का
होता है। शाब्दिक संप्रेषण जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथ आदि जो है ये कैसा है, ये शाब्दिक है, यानी जिसको शब्दों में बयां किया जा सके, शब्दों में बोला जा सके, शब्दों में पढ़ा जा सके, वो कैसा संप्रेषण है, शाब्दिक। और है कैसा, लिखित। लेकिन अशाब्दिक है तो जो है वो लिखित, लेकिन अशाब्दिक भी है, जैसे चित्र, नक्शा, मैप, ये जो है कैसा है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। इसलिए संप्रेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, यानी एक लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग संख्या के आधार पर संप्रेषण। संख्या के आधार पर संप्रेषण, संख्या के आधार पर भी संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। यानी एक संप्रेषण व्यक्तिगत होता है और दूसरा संप्रेषण सामूहिक होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण जैसे शिक्षक और एक छात्र व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, कक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर शिक्षक और छात्र 2 ही लोग आपस में जो है चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, तो वो कैसा हुआ, वो व्यक्तिगत हुआ। सामूहिक संप्रेषण वो होता है जहाँ बहुत सी भीड़ हो, सब लोगों को जो है एक साथ में वार्ता में शामिल किया जाए, सभी लोग अपनी अपनी बात रखें। जैसे शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो वो जितने कक्षा में छात्र होते हैं सभी से जो है प्रश्न करता है और सभी से जो है संप्रेषण करता है। इसलिए संख्या के आधार पर भी संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। संप्रेषण पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होते हैं या सुझाव भी होते हैं, उनको हम लोग समझते हैं कि कैसा संप्रेषण होना चाहिए। देखो महत्वपूर्ण बिंदु, देखो कैसा संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण में संदेश की भाषा सरल व स्पष्ट हो। पहला पॉइंट है, संप्रेषण में संदेश की भाषा सरल व स्पष्ट हो। यानी यदि संप्रेषण की भाषा ही बालक नहीं समझ पाएगा, वो सरल नहीं होगा, कठिन होगा, तो जो है बालक के समझ में ही नहीं आएगा, तो वो संप्रेषण नहीं कर सकता। इसलिए संप्रेषण में संदेश की भाषा सरल व स्पष्ट हो। दूसरा पॉइंट है, संप्रेषण में दिए गए संदेशों का एक निश्चित उद्देश्य हो। यानी जब तक जो है संप्रेषण का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, तब तक भी बालक अच्छे प्रकार से संप्रेषण नहीं कर सकता। इसलिए पहली बात यह है कि संप्रेषण में की भाषा सरल व स्पष्ट हो, और दूसरी बात यह है कि संप्रेषण में दिए गए संदेशों का एक कोई न कोई निश्चित उद्देश्य हो। जैसे हमारा आपका क्या उद्देश्य है, आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना। आपको टीटी पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा,
तो इसका आपका एक निश्चित उद्देश्य है। इसलिए संप्रेषण में दिए गए संदेशों का एक निश्चित उद्देश्य हो। अगला पॉइंट है संप्रेषण में दिए गए संदेशों का, संप्रेषण में दिए गए संदेशों में विश्वसनीयता हो। विश्वसनीयता हो यानी संप्रेषण में जो संदेश दिए गए हैं उनमें जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक भी संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला पॉइंट है संप्रेषण में दिए गए संदेशों में लचीलापन हो। संप्रेषण में दिए गए संदेशों में लचीलापन हो, कठोर नहीं, कठोर नहीं। समझ गए बेटा? संप्रेषण में दिए गए संदेशों में क्या हो? लचीलापन हो, लचीलापन हो। इससे छोटे बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। अगर जो उनमें कठोरतापन होगी, मृदुल होंगे, कठिन शब्द होंगे, भाषा नहीं समझ में आएगी, तो जो है बालक संप्रेषण नहीं कर सकते। इसलिए संप्रेषण, एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं, संप्रेषण किस भाषा से शब्द है बना है? तो संप्रेषण किस भाषा का शब्द है बताइए? लैटिन भाषा का शब्द है। संप्रेषण कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह भी समझ में आए। संप्रेषण में कितने घटक होते हैं? तो 5 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेषक, दूसरा माध्यम, तीसरा एक प्रेषक, फिर जो है संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता या प्राप्तग्राही, और फिर प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। ये 5 जो है संप्रेषण के घटक होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक लिखित संप्रेषण और दूसरा मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है उसमें चित्र, नक्शा, मैप, ये सब आता है। संख्या के आधार पर भी संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? देखिए, एक तो व्यक्तिगत होता है संप्रेषण और दूसरा सामूहिक संप्रेषण होता है। व्यक्तिगत यानी हम जब एक दूसरे से केवल 2 ही लोग जो है किसी मैटर को, किसी प्रश्न को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो जो है वो कैसा हुआ? व्यक्तिगत हुआ। लेकिन सामूहिक कक्षा के साथ किया जाए तो वो सामूहिक संप्रेषण होता है। इतनी बात समझ में आई। मैंने बताया कि संप्रेषण में संदेश की भाषा सरल व स्पष्ट हो। संप्रेषण में दिए गए संदेशों में विश्वसनीयता हो। संप्रेषण में दिए गए संदेशों में का एक निश्चित उद्देश्य हो। और मैंने ये भी बताया कि संप्रेषण में लचीलापन हो, कठोरतापन ना हो। इस प्रकार संप्रेषण से आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न पूछा जाता है। आप समझ लें, एक बार अगर जो आप इसको कायदे से पढ़ लिए तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।